डियर फ्रेंड्स, हम लोग विश्व इतिहास की अमेरिकी क्रांति टॉपिक कवर कर रहे हैं। आपको एक पूरी की पूरी स्कीम दे डाली है। पहले मैंने आपको एंशिएंट विश्व से परिचय कराया, फिर मिडिवल विश्व से परिचय कराया, फिर आधुनिक पश्चिम की उद्भव की झलक दी, जो हमारे सिलेबस का पार्ट थी। इनलाइटनमेंट से आरंभ करते हैं तो वहां से आधुनिकता अपना रंग पकड़ती है। उसके बाद द नेक्स्ट वन टॉपिक आपकी अमेरिकी क्रांति है। ये आपका 6th क्लास है और इस क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं जहां मैंने पीछे आपको छोड़ा था। मैंने आपको बताया था पहले अमेरिका का पूरा रीजन बताया किस प्रकार से उनका ये कॉलोनीज, ये तो पूरे बाकी यूरोपीय देशों के द्वारा भी कॉलोनाइज हुआ है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है मतलब क्या संपूर्ण नॉर्दर्न अमेरिका या नॉर्दर्न अमेरिका या साउदर्न अमेरिका। यहाँ पर मुद्दा है इन 13 उपनिवेशों के जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित थे और ब्रिटिश के द्वारा जिन्हें कॉलोनाइज किया गया। तो इन सभी बातों की चर्चा मैं पीछे कर चुका हूँ। ये स्वतंत्रता आंदोलन था अथवा क्रांति, ये सारे मुद्दे को डिस्कस करते हुए हम लोग इस बिंदु पर पहुंचे थे क्रांति में निहित मुद्दे अथवा क्रांति के कारण क्या था। तो देखिए, घटनाक्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? परिवर्तन, चेंज। मैंने क्या बताया, विश्व इतिहास आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, बशर्ते उसका आप वास्तविक रूप में उपयोग करना सीखें। क्योंकि दुनिया कैसे कैसे आगे बढ़ी, आप एंशिएंट वर्ल्ड की दुनिया को देखना शुरू करें, आपका सिलेबस तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई तो मैं उस एंशिएंट वर्ल्ड को प्रेजेंट वर्ल्ड तक लाकर थोड़ी सी झलक दे दूंगा कि ताकि आपके जनरल स्टडीज के बाकी पार्ट्स में भी आपके लिए उपयोगी हो जाए। मैं नजर डालते तो मैंने आपको बताया कि देखो, क्रांति में अगर हम निहित मुद्दे को देखते हैं तो एक टर्म आता है ब्रिटिश वर्णिकवाद और अमेरिकी पूंजीवाद। एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था लुई हैकर, उसने इस टर्म को दिया था कि ब्रिटिश वर्णिकवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के बीच के मध्य संघर्ष। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी रखूंगा। 2013 में जब पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था तो सबसे पहला वर्ल्ड हिस्ट्री पर क्वेश्चन अमेरिकी क्रांति के इसी मुद्दे से पूछा गया था, वर्णिकवाद। और इससे पहले मैं वर्णिकवाद से पहले आपको वाणिज्यवाद बता चुका हूं। तो वर्णिकवाद अथवा वाणिज्यवाद ये दोनों एक ही टर्म है, इंग्लिश में इसको मर्केंटिलिज्म बोलते हैं। मर्केंटिलिज्म एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी विचारधारा है जो मानकर चलती है उपनिवेश का हित मातृदेश के हित के अनुरूप। मातृदेश कौन है? जो उपनिवेश बनाता है। उसमें दूसरा शब्द है महानगरीय राज्य। तो मतलब यह है कि ब्रिटिश लोग इन प्रिंसिपल इस बात को मानकर चलते थे कि अमेरिकी उपनिवेशों को वे काम करने हैं जो काम आर्थिक संवर्धन के लिए आवश्यक है। जो वर्णिकवाद होता है वह उपनिवेशवाद पर बल देता है, अपेक्षा करता है उपनिवेश अगर उसे कीमती धातु दे तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं तो अपने यहां उस देश के आयात को खपाए और वो सामग्री प्रदान करे निर्यात के रूप में जो संबंधित देश को की जरूरत करती है, और उसे अपनी व्यापार नीति, अपनी मुद्रा नीति, अपनी प्रणाली सब कुछ मातृदेश के हित के अनुकूल बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई शिशु हो तो शिशु उस स्थिति को बर्दाश्त कर पाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अपने अधिकारों के प्रति सजग होता जाता है। ये तो उपनिवेशवाद का काल है, लैटिन अमेरिकी कॉलोनीज भी हैं, तटीय क्षेत्र में भी उपनिवेश बने हैं। उस रूप में अभी भारत और पूर्व में उस प्रकार के उपनिवेश स्थापित नहीं हो सके हैं, क्योंकि एशिया के जो राज्य है वो ज्यादा ताकतवर हैं, यूरोपीय देशों से उस प्रकार से दबा नहीं सके। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि अमेरिका में बाकी देश हैं, उनमें वो सजगता नहीं है। ब्रिटिश अमेरिकी कॉलोनी में ही चेतना क्यों आ रही है? क्या ये चेतना वहां तो असलियत लोगों में आ रही है? अगर मैं इनके सामाजिक संरचना पर आपको दृष्टिपात करूं तो ऐसे आपकी सामाजिक संरचना बनेगी। अगर आप कहते हो अमेरिकी समाज, मैं पूरे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैंने इन 13 उपनिवेशों के समाज की बात कर रहा हूं। अमेरिकी समाज इस प्रकार की हायरार्की बनेगी, आप खुद इसको देखिए। सबसे ऊपर होंगे वे होंगे कुलीन एवं भद्रजन, ऊपर होंगे कुलीन एवं भद्रजन। ओके, उनके नीचे अब आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई कुलीन क्या? तो मैंने 3 वर्ग से तो आपको वाकिफ करवाया है। एक ऐसा वर्ग जिसका आधार भूमि संपदा हो, जिसकी आर्थिक शक्ति का आधार भूमि संपदा हो, और जो अपने विशेषाधिकार और रक्त संबंध की विशेषाधिकार की बात करता हो या रक्त की शुद्धता की बात करता हो, उसको कुलीन बोलते हैं। भद्रजन है जो कुलीन के समकक्ष है, वो अपने इसके आधार पर, अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर उन्होंने कुलीनता एक तरह से खरीद डाली। और उनकी नीचे हैं व्यापारी, तस्कर यानी स्मगलर, बुद्धिजीवी, व्यापारी, तस्कर, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता आदि। किसान एवं कारीगर को मिस्त्री भी बोलते हैं,
मैकेनिक्स, मिस्त्री, कारीगर एंड मिस्त्री, और उनके नीचे हैं दास। अब दास में अमेरिकी दास भी हैं, अमेरिकी दास भी हैं एवं अफ्रीकी दास भी। अमेरिकी दास भी और अफ्रीकी दास भी। तो अफ्रीकी दास कहाँ से आए, मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें यूरोपीय देश अफ्रीकी महाद्वीप से जहाज़ों में भरकर दास लाते थे, अमेरिकी महाद्वीप में उन्हें बेचते थे और बदले में बागवानी फसल लेकर मुफ्त में जाते थे। तो जब अफ्रीकी दासों की तस्करी हुई तो बड़ी संख्या में अफ्रीकी दास वहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा जो अमेरिका के देशी लोग थे, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है, पहले उनके साथ इनका फाइट हुआ, क्योंकि वो गए। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि जब एशिया में यूरोपीय शक्तियाँ आई तो उनका अंदाज अलग, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही थी, यहाँ पर बहुत ही संगठित राज्य और साम्राज्य रहे थे, तो यहाँ पर उनकी और दादागिरी नहीं चल सकती। लेकिन जब वो अमेरिकी महाद्वीप गए या अफ्रीकी महाद्वीप गए तो वहाँ पर बहुत संगठित राज्य से इनका वास्ता नहीं पड़ा, फिर उन्होंने वहाँ पर छीना झपटी बल प्रयोग का भरपूर उपयोग किया है। तो उसी क्रम में वहाँ के लोगों के जो देशी लोग हैं, उन देशी लोगों को दास बना लिया गया, वहाँ के देशी लोगों को रेड इंडियंस का नाम दिया गया। अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी इंडियंस क्यों, तो आपको मैंने बताया था कि जब कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप का पता लगाया था तो कोलंबस को कहीं ना कहीं यही शंका बनी रही थी, या कोलंबस का यह विश्वास था कि उसने भारत के एक भाग को खोज लिया। तो चूंकि उसका नाम उसने इंडिया रखा, इसलिए वहाँ के निवासियों को, जो अरबिक निवासी थे, उनको, क्योंकि वो इंडियंस से उनके कलर और भी फेंट थे, इसलिए उनको रेड इंडियंस का नाम दिया गया था। तो रेड इंडियंस को भी दास बना लिया गया था, उन्हें अमेरिकी दास बोलते थे, उसके साथ अफ्रीकी दास। अब जब कहते हो अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता की चेतना आई, तो स्वतंत्रता की चेतना ये समस्त जनसंख्या में नहीं आई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, केवल यह वर्ग है जिसको आप मध्य वर्ग कहते हैं, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है मध्य वर्ग, उसमें यह चेतना आई। अब कुलीन और भद्र जन भी तो समाज के शीर्ष पर है, लेकिन कुलीन एवं भद्र जन क्रांति के विषय में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि कुलीन और भद्र जन क्रांति के विषय में इसलिए नहीं सोच सकते थे क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से इन्हें उसी अमेरिकी समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है। प्रत्येक जो अलग अलग उपनिवेश है उसका अलग विधानमंडल है, उसमें अलग गवर्नर की नियुक्ति है, सबका अलग चार्टर है। गवर्नर के कार्यों में सहायता के लिए उसकी एक कार्यकारिणी है और कार्यकारिणी के नीचे विधानमंडल है, और विधानमंडल में इस वर्ग का प्रभुत्व है, इस वर्ग को भूमि पर भी अधिकार है। तो कुल मिलाकर यह वर्ग यह नहीं चाहता कि अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो, क्योंकि फिर इसकी स्थिति नीचे आ जाएगी या इसकी स्थिति जनसामान्य की तरह। इसके विशेषाधिकार कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ही सुरक्षित किए जाए। तो ये क्रांति के विषय में नहीं सोच सकता। दास में क्रांति के बारे में सोचने की दासों में सजगता नहीं है। किसान एवं कारीगर अभी रोटी के लिए तरस रहे हैं या रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनमें स्वतंत्रता की चेतना नहीं आ पा रही है। स्वतंत्रता की चेतना इन तत्वों में आ रही है। तो मतलब अगर ऊपर से नीचे तक हम देखें तो ये दोनों तो प्योरली व्हाइट हैं, ये भी लगभग कुछ व्हाइट और नॉन व्हाइट का मिश्रण कर सकते हो, और ये प्योरली नॉन व्हाइट है। एक तरह से जैसे तुम अमेरिकी क्रांति कहते हो, वो एक व्हाइट के द्वारा दूसरे व्हाइट के विरुद्ध स्वतंत्रता की मांग तक कहीं नहीं आई है। और इसीलिए यह मामला यूरोप का बना, क्योंकि वहां भी व्हाइट ही प्रबोधन, इनलाइटेनमेंट, याद करो, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता, ये सारी मांगे जो इनलाइटेनमेंट उठा रही है, जो प्रतिनिधित्मक सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की मांग जो इनलाइटेनमेंट उठा रही है, वही इनलाइटेनमेंट के प्रभाव में ये तत्व हैं जो उस मांग को अमेरिका में बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका में लागू करना चाहते हैं। यह जीत केवल अमेरिकी लोगों की जीत नहीं है, या पश्चिमी मध्य वर्ग की जीत। और इसीलिए अमेरिकी क्रांति को ना तो आगे फ्रांस की क्रांति से पृथक करके देखा जाता है और ना ही प्रबोधन से, इनलाइटेनमेंट से अलग करके देखा जाता है। यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि यह वर्ग को परेशानी क्या है। हालांकि इसके अपने अलग अलग परेशानी है, सबके अपने हित भी हैं, लेकिन एक कॉमन हित है अमेरिकी कैपिटलिस्ट क्लास का। क्योंकि अमेरिका में जहाज रानी उद्योग, इसको नौ परिवहन उद्योग कहते हैं, वो विकसित अवस्था में है। अमेरिका में धीरे धीरे अब व्यापार, उसकी अमेरिकी इकोनॉमी का काफी विस्तार हो रहा है। अब धीरे धीरे अमेरिका अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए तैयार कर रहा है। और उधर ब्रिटिश वणिकवादी नीति इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि अमेरिकी इकोनॉमी को भी कोई ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। वो बार बार उसे यह डिमांड करती है कि आपको हमारी जरूरत के अनुसार अपनी आर्थिक नीति बनानी पड़ेगी। और अगर अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटिश जरूरत के अनुसार अपनी आर्थिक नीति बनाते तो फिर में कभी पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाता। इसलिए या तो ब्रिटिश वणिकवाद रहेगा या अमेरिकी पूंजीवाद। तो यही मुद्दा है, और इस मुद्दा के बाद आप आगे बढ़ते हो। इसीलिए आपको ये नेविगेशन एक्ट का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे जहाजरानी कानून लाए गए। इस जहाजरानी कानून में प्रावधान यह था कि अब देखो, अब अलग अलग आप जहाजरानी कानून को देखोगे तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि तथ्यों को ज़्यादा हम तथ्य ना रखें, ताकि हमें तथ्यों को स्मरण रखने का परेशानी ना हो। क्योंकि आपको यहाँ तो ऐसा प्रतीत होगा, एक झूठा दिलासा मन में मिलेगी कि ये तथ्य हमें याद रहेंगे। फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो ये सब तथ्य कुछ जाता नहीं। क्या जाता है? कॉन्सेप्ट जाता है, या फिर वे तथ्य जाते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए। तो नेविगेशन एक्ट में अगर अलग अलग देखोगे, 1651 का नेविगेशन एक्ट यह बोलता है, 1660 के नेविगेशन एक्ट यह बोलता है, 1666 के नेविगेशन एक्ट यह बोलता है। तो कहने में और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब लिखने की बारी आती है तो हाथ पाँव फूल जाते हैं, और इसके प्रोविजन उसमें मिल जाते हैं, उसके प्रोविजन उसमें मिल जाते हैं। तो हमें वो करना नहीं है। हमें सिर्फ आपको यह बताना है कि आप केवल ओवरऑल बता देना, उन्होंने जो जहाजरानी कानून बनाए, वह कानून का उद्देश्य यह था, हम किसी तरह से अमेरिकी जहाजरानी उद्योग
और जो डच या दूसरे देश के जहाजरानी उद्योग है उनके मुकाबले हम ब्रिटिश जहाजरानी उद्योग को अमेरिका में प्रोत्साहन दें। इसलिए इस तरह का प्रावधान लाया गया कि सभी प्रकार के आयात और निर्यात अमेरिकी ब्रिटिश जहाजों में ही होने चाहिए और फिर वैसे जहाज में होने चाहिए जिसमें 75% लगभग ब्रिटिश कर्मचारी। इससे यह तय हो जाएगा कि इसका मतलब है कि अमेरिकी लोगों को यह स्वतंत्रता नहीं दी गई कि वह दूसरे देशों के जहाजों में अपने वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सके। इतना ही नहीं, उनको अपनी मुद्रा नीति, विनिमय नीति, आयात निर्यात नीति सभी ब्रिटिश इंस्ट्रक्शन से बनानी थी। तो आपको वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाना होगा कि अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी रुकी हुई नहीं थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे व्यावसायिक पूंजीवाद के चरण को पार कर रही थी और अपने आप को आगे औद्योगिकरण के लिए तैयार कर रही थी। उधर ब्रिटिश उनकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नियंत्रण स्थापित कर रहा था। इतना तक कि यह भी नियंत्रण लगाया गया था कि अगर अमेरिकी लोग अपना चावल और तंबाकू जैसे उत्पाद बेचे तो वह ब्रिटिश व्यापारियों के हाथों ही बेचे और ब्रिटिश व्यापारी बहुत सारे अमेरिकी प्रोडक्ट पर अपना एकाधिकार रखते थे। इन इन कारणों से आप यह दिखा दोगे कि अब यह बात तय हो गई थी, या तो अमेरिकी पूंजीवाद पनप पाएगा और अगर अमेरिकी पूंजीवाद को पनपना है तो ब्रिटिश वर्गवाद को जाना होगा। ये मुख्य रूप से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस प्रकार से दोनों के आर्थिक हित प्रत्यक्ष टकरा है। लेकिन देखो, जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो सोशल साइंस में कभी एक कारण, दो बातों के लिए आपको तैयार रहना होगा। किसी चीज के एक से अधिक कारण। दूसरी बात, अगर विभिन्न कारणों के बीच परस्पर महत्व का सवाल होगा कि आप इस कारण को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो या उस कारण को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, तो आपको अपने स्मरण शक्ति पर यह रखना पड़ेगा कि आप और उस कारण के बीच आपस में प्रतिद्वंदिता करने के बजाय रखना कि अलग अलग समय में अलग अलग कारण महत्वपूर्ण हो सकता है, या एक विचारक के दृष्टिकोण में यह कारक महत्वपूर्ण हो सकता है तो दूसरे विचारक के दृष्टिकोण में दूसरा कारक महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब कभी भी कंप्लीट कंसेंसस की स्थिति कारणों की व्याख्या में नहीं आ सकती है। ये बात हमें मानकर चलना होगा कि ऐसा तय होता है। अब दूसरे कारणों की तरफ भी जाते हुए देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य विभिन्न राजनीतिक, वैचारिक और संवैधानिक मतभेदों के फलस्वरूप आर्थिक संबंध और भी अधिक जटिल हो गए। मतलब यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है यह कारण तो चलो आर्थिक है, परंतु इसके साथ संवैधानिक, राजनीतिक और वैचारिक और भी कई तरह के मुद्दे जुड़ते चले गए। तो कैसे? एक हमने बताया कि ब्रिटिश दार्शनिकों का प्रभाव जैसे लॉक और हैरिंगटन और मिल्टन जैसे विचारक हैं जो मानव स्वतंत्रता का की अपील कर रहे हैं। एक तरफ वो मानव स्वतंत्रता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटिश लोग एक असमान आर्थिक और राजनीतिक संबंध कायम कर रहे हैं, कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, या एक असमान आर्थिक और राजनीतिक संबंध को स्थापित रखना चाहते हैं। तो यह कॉन्ट्रडिक्शन अधिक समय तक नहीं चलने वाला था। अगर लोगों ने एक बार नए विचारों का आस्वाद चख लिया तो वह इस तरह की माथक स्थिति को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, ब्रिटिश मैग्ना कार्टा का प्रभाव। स्वयं ब्रिटेन के संविधान में ही स्वतंत्रता के तत्व विद्यमान थे। 1215 में ही एक ब्रिटिश शासक हुआ करता था जिस ब्रिटिश शासक का नाम था किंग जॉन, और किंग जॉन नामक ब्रिटिश शासक ने 1215 में एक मैग्ना कार्टा कहते हैं लोगों के अधिकार पत्र को, लोगों के अधिकार पत्र को स्वीकृति प्रदान कर यह तय कर दिया था कि लोगों के अधिकार से बढ़कर कुछ नहीं है। अब अमेरिकी लोग उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर वार कर रहे थे कि भाई आप जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हो हमें वही स्वतंत्रता तो चाहिए। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम संसद की सर्वोच्चता। अब यह कौन सा मुद्दा है कि इसके पीछे एक संवैधानिक मुद्दा भी निहित है। संवैधानिक मुद्दे से हमारा मतलब यह है कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट हुआ करता था और पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पता नहीं आपको अगर पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में ब्रिटिश पार्लियामेंट के बेसिक्स या फंडामेंटल्स की समझ होगी तो आप इस बात को बखूबी समझ सकोगे। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही है और बाकी सारी संस्थाएं पार्लियामेंट से ही निकली है। रह गई ब्रिटिश क्राउन की बात, तो ब्रिटिश क्राउन नाम मात्र का रह गया। एक समय था कि मोनार्की काफी पावरफुल हुआ करती थी। मैं आपको बताऊंगा अभी अमेरिकी क्रांति से तुलना कराते हुए। वैसे आप लोग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आप लोगों को पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक हुआ करता है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आपको थोड़ा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा दुनिया के अन्य कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना होता है। तो मुझे लगता है कि उस दरमियान आपने पढ़ा होगा। और फिर मैं इसको समाप्त करता हूँ तो आपके साथ थोड़ा एक और डिस्कशन रखूंगा, और वो है कि हम अमेरिकी संविधान और ब्रिटिश संविधान दोनों को जस्टापोज करके आपको बताएंगे। क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के साथ आपको याद होगा कि हमने एक वर्ड जोड़ा हुआ है, आपको याद होगा अंतर अंशात्मक दृष्टिकोण। मेरी अध्ययन सामग्री तो आप लोग पढ़ते होंगे और मुझे लगता होगा कि आपको समझ में आता होगा। वैसे मैं आपको देख नहीं रहा, परंतु मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। वहाँ आपको मैं दोनों संविधानों का तुलना करके भी मैंने बताया, और यहाँ भी फिर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर ब्रिटेन में क्या है कि मोनार्की जब कमजोर पड़ गई तो वहाँ पर जो सबसे सशक्त संस्था के रूप में उभरी थी पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश लोगों सबसे राशनल संस्था पार्लियामेंट को मानते, तो मानते हैं कि पार्लियामेंट गलत हो जाएगा तो हम लोग सही हो ही नहीं सकते, मैंने पार्लियामेंट कभी गलत हो ही नहीं सकता। उन्होंने सारी शक्ति वहाँ पार्लियामेंट को दी। और वो मानकर चलते हैं कि ब्रिटेन में जितनी भी संस्थाएं, यही आप समझिए, अगर वहाँ मौलिक अधिकार भी है तो पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट कितना पावरफुल है उसका अनुमान यही कर सकते हो कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह ले तो हम मोनार्की भी समाप्त हो जाए। तो अभी सारी संस्थाएं उसी की एक तरह से अधीन है। वैसे माने ही मोनार्क जितना भी ग्लोरीफाइड हो या बनाया जा रहा हो, लेकिन है साइफर, वास्तविक शक्ति पार्लियामेंट में ही। तो उनका मानना था ब्रिटिश लोगों का कि पार्लियामेंट एक विकसित संस्था है और जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन है, चाहे वो संस्थाएं ब्रिटेन में हो या संस्थाएं कॉलोनी में, कहीं भी कोई भी है वह पार्लियामेंट के अधीन। इधर अमेरिकी लोगों का परसेप्शन अलग है, अमेरिकी लोगों का परसेप्शन है नहीं, ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या अमेरिका में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पार्लियामेंट के भी ऊपर, और वो है मानव अधिकार या लोगों के प्राकृतिक अधिकार। यानी लोगों के प्राकृतिक अधिकार सारी संस्थाओं से ऊपर है, वो कोई भी संस्था उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। तो अमेरिकी लोग बिल्कुल ही अनियंत्रित
और कह सकते हो अनडाइल्यूटेड फ्रीडम की बात कर रहे हैं। और वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये कुछ अधिकार है जो हमें जन्मजात मिलते हैं, जो नेचुरल राइट्स है, और इन राइट में किसी को हम इन्क्वायज करने का अधिकार नहीं है। जो कि बहुत सी नेचुरल है, क्योंकि देखो अब हमारा समाज किस दिशा में जाता है वो डिपेंड करता है हमारे जियो इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल सिचुएशन पे। तो आप ब्रिटिश समाज को देखो तो ब्रिटिश समाज एक परंपरागत समाज से ग्रेजुअली इवॉल्व किया है। अमेरिकी समाज है वो बहुत बाद में पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह से माइग्रेंट्स आए और आकर अमेरिका में बस गए। वो तो अपनी पूर्वज परंपरा पीछे ही छोड़कर आए, और अमेरिका में आकर उन्होंने एक नए कॉन्टिनेंट में जो विशाल काय था, जहाँ पर रातों रात लोगों के भाग्य बदल जाते थे, जो जिसको कह सकते हो उसको कॉन्टिनेंट ऑफ एबंडेंस कहा जाता था, प्रचुरताओं का महाद्वीप, जहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं था। तो दो तीन चीज़ें बड़ी प्रबल हो गई अमेरिकी लोग, उनके कैरेक्टर में इंश्राइंड है कि चूंकि एक पृथक महाद्वीप में मुक्त होकर रहने के कारण अमेरिकी लोगों में एक नेचुरली स्वतंत्रता के प्रति, जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, उसके प्रति लगाव हो। और दूसरा, एक औसत अमेरिकन आशावाद, मतलब क्योंकि उन्होंने बड़ी और सिचुएशंस को फाइट किया और फिर जाके उन्होंने अपनी मुकाम हासिल की एक नई महाद्वीप में, इसलिए एक औसत अमेरिकन का दृष्टिकोण आशावादी था। ये दो कारण हैं और दो चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आती है अमेरिकी लोगों की सोच में। तो पार्लियामेंट का जो कंजर्वेटिव अप्रोच है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, पार्लियामेंट एक सिवाय पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने का, ये थेसिस को अमेरिकी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तो आगे टकराहट स्वाभाविक थी। और फिर आपको मेरे मैटर में भी मिला होगा कि क्रांति में निहित मुद्दे में स्वतंत्रता की मांग कुछ वर्गों के हित से संबंधित। अब स्वतंत्रता की मांग कुछ वर्गों के हित से संबंधित थी का मतलब यह है कि जैसे ये देखो अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है, इस तरह की चीजें हमेशा एक खास वर्ग से उठती। और कोई वर्ग अगर जैसे आज अगर धर्मनिरपेक्षता की मांग जो कर रहा है उस वह वर्ग का भी अपना हित है, और जो धर्मनिरपेक्षता को दबाना चाह रहा है उस वर्ग का भी अपना हित है। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी कुलीनों की ओर से कहाँ उठ रही थी? कुलीनों को तो फायदा था, भारत जन को फायदा था। स्वतंत्रता की मांग दासों के बीच से कहाँ उठ रही थी? क्योंकि अभी उनमें चेतना आई ही नहीं थी, कंसंसनेस नहीं आया था। कारीगरों और किसानों की ओर से कहाँ उठ रही थी? यह मांग उठ रही थी तो मध्य वर्ग की ओर से उठ रही थी और कुछ अन्य तत्वों की ओर से उठ रही थी। तो अब कौन कौन वर्ग ऐसा था स्वतंत्रता जिसके वर्गीय हित में था और जो स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ा रहा? उसी में आपको मिलेगा व्यापारी, क्योंकि व्यापारियों को लगता था कि अगर हम अमेरिका से, अगर ब्रिटिश सरकार से, अगर ब्रिटेन से अमेरिका को आज़ादी मिलेगी तो हमें व्यापार करने की खुली छूट मिलेगी। उधर तस्कर थे, स्मगलर, वो भी खुलकर अटलांटिक महासागर में स्मगलिंग करना चाहते। ब्रिटिश सरकार उन्हें बाधा उत्पन्न कर रही थी, अवरोध था उनके ऊपर। फिर उसके बाद बुद्धिजीवी थे, तो बुद्धिजीवी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित थे, उन पर यूरोपीय प्रबोधन का प्रभाव था, हैरिंगटन और मिल्टन जैसे यूरोपीय विचारकों का प्रभाव था। तो ऐसे जो तत्व थे वो कहीं ना कहीं यही मानकर चलते थे अगर हमारे स्वतंत्रता की आकांक्षा पूरी हो तो बेहतर है, जो ब्रिटेन के जाने के बाद ही पूरी होगी। और उसके आगे आते थे राजनीतिक नेता। तो राजनीतिक नेता का तो नेचुरली उनको तो कोई वर्क ही अमेरिका में नहीं था, पावर ही नहीं मिला हुआ था अमेरिकी लोगों को। उन्हें लगता था कि अगर अमेरिका आज़ाद होगा तो एक आज़ाद अमेरिका में ही हमारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है, हम अपने राजनीतिक भविष्य को आजमा सकते हैं। और उनके अलावा एक है जो मैंने आपको यहाँ पर देखो, जब मैंने अमेरिकी राज्य जहाँ आपको दिखाया है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम देखोगे ये जगह है, इस जगह का नाम है वर्जीनिया। वर्जीनिया एक प्रोविंस है, एक स्टेट है, अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है। ये वर्जीनिया में एक तंबाकू उत्पादक हुआ करते थे, तो ये वर्जीनिया का सीमा है, यहाँ तक उन्होंने खेती का विस्तार कर। ओके, अब वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक समस्या यह थी कि यहाँ तक तो अमेरिकी लोगों ने अपना प्रसार कर दिया। अब जो अमेरिका के जो नेटिव्स यहाँ के जो कह सकते हो जो व्हाइट सेटलर्स थे, सेटलर्स की जो जाकर स्थापित हुए थे, वो व्हाइट सेटलर्स चाहते थे कि और हम पश्चिम की तरफ बने और अपना विस्तार करें। क्योंकि देखो वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक तंबाकू का निर्यात करते थे और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, उसमें अमेरिका दुनिया में तंबाकू फैलाने में भी माहिर था। तो उनको तंबाकू की खेती से फायदा था, परंतु उनको अतिरिक्त भूमि चाहिए। अब अगर वो पश्चिम की तरफ अमेरिकी लोग बढ़ना चाहते तो ब्रिटिश सरकार ही रोक रही थी, क्योंकि इधर बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर रेड इंडियन से कुछ लोगों को सेटल, उसको और भी क्लियरेंस करना पड़ेगा। खैर वो मुद्दा ज़्यादा नहीं था, बड़ा मुद्दा यह था कि ये जो भूमि थी यहाँ वो कहीं ना कहीं कुछ ब्रिटिश कुलीनों की भूमि थी। तो किसान जो उनकी भूमि जोतते थे तो उनसे उनको पैसे मिलते थे, तो उनको डर यह था कि अगर किसान पश्चिम की तरफ बढ़ते चले गए और नए भूमि को उन्होंने अगर कॉलोनाइज कर लिया, उसका उपनिवेशीकरण कर लिया, तो फिर वो हमारी भूमि खाली कर देंगे और हमें जो आर्थिक लाभ है वो बंद हो जाए। और चूंकि उस समय ब्रिटिश सरकार पर इन्हीं ब्रिटिश कुलीनों का प्रभाव था, इसलिए सरकार भी इनको पश्चिम की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दे रही। तो वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक इस उम्मीद में बैठे पड़े थे, एक बार अगर ब्रिटिश यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें पश्चिम की तरफ भरपूर विस्तार करने का अवसर। तो वे भी क्रांति चाहते थे, वो भी स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इस प्रकार से सभी के अपने अपने वर्गीय हित थे और अपने उसी वर्गीय हित के अनुकूल वे बढ़ना चाहते थे। अपना आती है सप्तवर्षीय 1756 टू 1763। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसको सप्तवर्षीय युद्ध को आप याद रखिएगा, क्योंकि वैसे भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसका रेफरेंस मिलता है, खासकर कर्नाटिक वॉर में आपने देखा होगा। इसको मिनी वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल ब्रिटेन और अमेरिका ही दो कंटेंडर्स नहीं थे, इसमें और भी यूरोपीय शक्तियाँ उलझी हुई थी, रशिया उलझी हुई थी, ऑस्ट्रिया उलझी हुई थी, और भी कई उलझे हुए थे। और यह केवल यूरोप तक ही कन्फाइन नहीं रहा था, इसका वर्ल्ड वाइड रिस्क था। ये अमेरिकी महाद्वीप में भी लड़ा गया, या भारतीय ये एशिया महाद्वीप में भी लड़ा गया, क्योंकि भारत में कर्नाटिक वॉर, जिसको थर्ड कर्नाटिक वॉर था, तो उसी का एक्सटेंशन था, और उधर अमेरिकी महाद्वीप में भी हो रहा था।
कि जो 7 वर्ष युद्ध है, तो उसमें इसमें अब ये 7 इयर्स वॉर का रूल क्या है? तो 7 ईयर वॉर का रूल है कि आपने अगर 13 अमेरिकी उपनिवेशों को देखोगे, तो जस्ट उसके बगल में पश्चिम की तरफ कनाडा का क्षेत्र था। तो कनाडा का क्षेत्र था, वह कनाडा फ्रांसीसी नियंत्रण में था। तो ये 13 उपनिवेशों के प्रॉक्सिमिटी में था। तो अब ये जो उपनिवेश, क्योंकि अमेरिकी उपनिवेश के जो नेता थे, तो वो चाहते थे कि हम ब्रिटेन से आज़ाद हों, परंतु उनके ऊपर एक अंकुश यह था कि बगल में फ्रांसीसी थे। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ब्रिटिश को अगर यहाँ से हम रफा-दफा करें, उधर से फ्रांसीसी टपक पड़े और वो हम पर कब्जा कर ले। तो अगर ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में उन्हें दूर चुनना होता, तो डेफिनिटली ब्रिटिश लेसर ऑफ द टू एविल्स थे। कम से कम ब्रिटिश के साथ एक फेलो फीलिंग की भावना भी तो थी, क्योंकि एक ही नेटिव प्रदेश से जुड़े हुए भी रहे थे। इसलिए भी वो डरे हुए थे, ब्रिटेन के निकालने में वो हिचक रहे थे। परंतु 7 वर्ष युद्ध में, जो 1763 में समाप्त हुआ, उसमें फ्रांस की हार हो गई थी ब्रिटेन के हाथों, और ब्रिटेन को इधर तो भारत में कर्नाटिक वॉर को हारने के बाद इधर भारत में अपना भविष्य गंवाना पड़ा, उधर अमेरिकी महाद्वीप में भी उसे भविष्य गंवाना पड़ा। इसीलिए तुम अगर देखोगे तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के इतिहास में 7 इयर्स वॉर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े कॉलोनियल पावर के रूप में ब्रिटेन का उद्भव हुआ था। तो जब अब फ्रांसीसी खदेड़ दिए गए अमेरिकी महाद्वीप से, कनाडा पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। इन कॉलोनीज का जो वो भय था पहले कि फ्रांसीसी टपक सकते हैं, वो भय जाता रहा। अब इन्होंने स्वतंत्रता के संदर्भ में पूरी तरह से सोचना शुरू कर दिया। तात्कालिक कारण, अब किसी चीज की तो पृष्ठभूमि बहुत पहले से बनती है, लेकिन एक कोई चिंगारी निकलती है तो बारूद के गोले पर गिर जाती है और फिर भयानक विस्फोट हो जाता है। कुछ कुछ अमेरिकी क्रांति का भी वही हाल है। एक तात्कालिक कारण वह हुआ कि उस समय एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ग्रीनविले। तो एक्चुअली चूंकि यह वणिकवादी नीति थी कि आप कॉलोनी से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त, तो ग्रीनविले ने एक बार अमेरिकी अकाउंट को देखना शुरू कर दिया कि भाई देखो कि अमेरिका से ब्रिटेन को कितना लाभ है। तो उसके दिमाग चटक गए, क्योंकि उसने जब देखा तो उसने कहा कि अरे, कहने के लिए तो हमारे पास एक समृद्ध अमेरिकी कॉलोनी है, लेकिन सच्चाई है कि ब्रिटेन को उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तो ग्रीनविले इस बात से बड़ा निराश हुआ, और ग्रीनविले ने सोचा कि हम अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन के उपयोग में यूज़ करें। तो उसको 2-3 मुद्दा था। एक तो ब्रिटेन को एक अपनी सेना रखनी पड़ती थी अमेरिका में हमेशा, क्योंकि इसके 2 कारण हुआ करते थे। एक कारण तो यह था कि जो अमेरिकन सेटलर्स को, रेड इंडियंस को खाली कराकर पश्चिम की तरफ विस्तार ना करें, और उससे भी महत्वपूर्ण कारण था कि अनऔपनिवेशिक शक्तियाँ कहीं उन उपनिवेशों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं। उस सेना को रखने में ब्रिटेन का खर्च था। विले ने सोचा कि हम ऐसा कुछ उपाय करते हैं जिससे कि हम कुछ और भी पैसा अमेरिका से निकाल सकें। तो उसने कुछ, एक तो उसने देखा कि भाई जो नौ परिवहन कानून है, जहाजरानी कानून है, वह वही एंटी डॉरी एक्ट की तरह पेपर पर तो है, परंतु उसका वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन नहीं। और दूसरा उसने यह भी देखा कि तस्करी को रोकने के लिए जो सख्त कानून बनाए गए थे, वो कानून भी कागज पर ही है, लेकिन तस्करी को सख्ती से नहीं रोका जा रहा है। इस कारण से ब्रिटेन को जितना व्यापारिक लाभ अमेरिका से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। और तीसरा उसने देखा कि भाई कुछ अतिरिक्त कर लगाकर कुछ अतिरिक्त रकम को अमेरिका से प्राप्त करना आवश्यक है। तो उसने, तब उसी में आपको यहाँ पर सूचना मिलती है, तो नेविगेशन कानूनों को कड़ाई से लागू किया, जो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। सख्ती से लागू करना, बलपूर्वक तस्करी विरोधी अधिनियम को लागू करना, और स्टाम्प शुल्क और शुगर शुल्क जैसे नए कर आरोपित करना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये 3-4 चीजें आप देखोगे कि वह क्या है। तो आप देखोगे जब इन सारे करों को लगाए और जब अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, अब अमेरिकी उपनिवेश के लोग जो बुद्धिजीवी थे और मध्य वर्ग के प्रतिनिधि थे, विफर पड़े। और इसी अमेरिकी क्रांति के मध्य उन्होंने एक ऐसा नारा दिया, केवल अमेरिकी महाद्वीप तक या यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे। जहां कहीं भी उपनिवेश विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, वहां ये नारे एक तरह से उपनिवेश विरोधी आंदोलन का प्रतीक बन गया, और वह था प्रतिनिधित्व के बिना कर, विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, अब अमेरिकी लोगों का यह कहना था कि चूंकि कोई अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं बैठता, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिकी कॉलोनी पर बाह्य कर लगाने का तो अधिकार है, परंतु आंतरिक कर लगाने का अधिकार नहीं। बाह्य कर और आंतरिक कर क्या होता है? तो बाह्य कर से आशय है जिसको आप सीमा शुल्क अथवा चुंगी कर। उनका कहना है कि आप अगर हमें कॉलोनी मानते हो, तो आप हमारी वस्तुओं के आयात निर्यात पर कर लगाते हो, वहां तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे घर के अंदर घुस कर हम पर उत्पाद शुल्क लगा दो, यह नहीं चलेगा। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि शुगर एक्ट जो रम और चीनी पर लगाया गया था, स्टाम्प एक्ट जो न्यूज़पेपर पर लगाया गया था, उसका विरोध करना शुरू किया। कहा कि हम उसी शर्त पर इस कर को स्वीकार करेंगे जब आप हमारे पार्लियामेंट में बैठने दोगे, और हम पार्लियामेंट में बैठकर और खुद अपने भविष्य का निर्णय करेंगे, खुद हम अपने कर व्यवस्था पर वोटिंग करेंगे। अब आप समझिए, कोई कॉलोनीज को अगर पार्लियामेंट में आप प्रतिनिधित्व देते हैं और फिर कॉलोनीज को डिसाइड करने देते हैं उसको कौन सा कर लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, तो फिर कॉलोनियलिज्म का तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर 2 बातें आपको कहना चाहूँगा कि जैसे आप जनरल स्टडीज में तो इस बार भी अमेरिकी क्रांति पर एक क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति दोनों को मिलाकर पूछा, और एक क्वेश्चन 2013 में भी पूछा। लेकिन ऑप्शनल के क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी अलग होती है और जीएस के क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी अलग। हाँ, यह सही है कि कुछ ऑप्शनल के क्वेश्चन जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जीएस के क्वेश्चन ऑप्शनल में भी चल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखने से लग जाता है। जैसे 2012 में जो क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शनल में पूछा, 2013 में ठीक वही क्वेश्चन उन्होंने जीएस में पूछा, अमेरिकी क्रांति से ऊपर। तो लेकिन ऑप्शनल में एक बार 2005 में क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण।
तो हम अपन यहाँ यह बताना चाहेंगे कि ये घटनाक्रम अगर तुम देखोगे तो अब जो एनालिसिस दिया बच्चों को वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से अमेरिकी लोगों ने यह नारा किन परिस्थितियों में दिया, तो उन परिस्थितियों का ज्ञान आपको होना चाहिए। बताना चाहूँगा यह नारा दिया गया था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। ब्रिटिश सरकार अमेरिकी उपनिवेशों पर कुछ एक कर लगा चुकी थी। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने एक जगह है न्यूयॉर्क, वहां पर उन्होंने एक कांग्रेस बुलाई, उसको कांग्रेस काउंसिल सम्मेलन, उसको स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का, और वही न्यूयॉर्क उसी स्टाम्प एक्ट कांग्रेस में उन्होंने यह नारा दिया प्रतिनिधित्व के बिना कर। तो देखो अब अधिकतर जो बच्चों ने उसका आंसर किया या सामान्यतः बच्चे जब आंसर करते हैं किसी चीज को तो घटनाक्रम के बारे में लिखते हैं। इसी बात जो अमेरिकी क्रांति पर आपने प्रश्न पूछा होगा, फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी क्रांति ने किस प्रकार आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी, तो ऑटोमेटिकली बच्चों की कलम हो घटनाक्रम की तरफ चल निकलती। तो क्या होता है कि क्वेश्चन की मूल मान से हम हट जाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, इस नारे के आधार पर अमेरिकी क्रांति के महत्व का आकलन कीजिए, तो पहला मुद्दा तो यही आता है। जैसे यहाँ पर देखो तीन चीजें हमने दी। एक है इसने उपनिवेशवाद की मूल संकल्पना पर ही प्रश्न लगा, मतलब अब तक यह माना जाता था कि उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए आवश्यकता है, और पहली बार उपनिवेश कह रहा है कि हम अपने भाग्य का निर्णय और हम अपनी कर प्रणाली का निर्णय स्वयं करें। तो ये तो अपने आप में उससे जुड़ा हुआ है, तो उपनिवेशवाद के मूल संकल्पना पर ही प्रश्न लगा दिया। दूसरा, यह नारा स्वयं ब्रिटिश संसद में प्रचलित विरोध के तरीकों के अनुरूप था। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट की थोड़ी सी मैं कहानी आपको बता दूंगा। वैसे आपको एक ऑनलाइन वाले में यह भी सुविधा है कि आपके रिकॉर्ड में तो होता है, आप अगर नोट डाउन भी करना चाहते हो तो वीडियो को स्लो करके आप नोट डाउन कर सकते हो, तो कहानी का परिवेश आपको पता रहेगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझने में मिलेगा। तो मैं आगे चर्चा करूंगा, तो मैं इस कहानी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। एक्चुअली हुआ था क्या कि ब्रिटेन में एक मोनार्क में, जो ब्रिटिश राजतंत्र, जैसे ब्रिटेन में आप देखते हो कि एक टाइटलर किंग बस टाइटलर हेड बनकर रह गया और पार्लियामेंट ऑल पावरफुल हो गया। तो ऐसा नहीं था कि शुरू से ही ऐसा, एक समय था कि किंग वाकई में पावरफुल था, लेकिन धीरे धीरे किंग अपना पावर लूज करता गया और पार्लियामेंट अपना पावर गेन करता गया। उसके लिए एक लंबा संघर्ष चला। आप यही समझिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के विकास का 1000 वर्षों का लंबा इतिहास है, तो नॉर्मन इन्वेजन से शुरू होकर, और एक तरीके से कहोगे तो 2009 में भी संशोधन हुए हैं, और अभी अगर रिसेंट में कहोगे तो अभी भी पार्लियामेंट में आपको एक दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया या बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए यू कैन सी कि इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग एवोल्यूशन। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि एक डायनेस्टी आया था जिसका नाम था स्टुअर्ट वंश, और वहाँ के जो शासक थे स्टुअर्ट वंश को बड़े ऑटोक्रेटिक थे, वो चाहते थे हम बिना पार्लियामेंट के शासन करें। पार्लियामेंट बार बार उनको कहती थी कि हम आपको बिना इसके शासन नहीं करेंगे। उसी में तीन मुद्दों पर उनकी बीच टकराव हुई थी। एक मुद्दा था विदेश नीति। विदेश नीति में फाइनल आर्बिटर कौन है, तो मोनार्क कहता था कि फाइनल आर्बिटर हम हैं, तो पार्लियामेंट कहती थी हम। उसी प्रकार से धर्म, क्योंकि मोनार्क जो शासक था वो स्वयं रोमन कैथोलिक था। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बता चुका हूँ, मार्टिन लूथर आपको याद होगा, और पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी, तो पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट को पसंद करती थी। और तीसरा था कर प्रणाली, मतलब पार्लियामेंट का कहना था कि कर आरोपित करने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि को होना चाहिए। एक सबसे उल्टा दांव पड़ गया ब्रिटिश लोगों पर कि स्वयं ब्रिटिश बुद्धिजीवियों ने ही मोनार्की के अगेंस्ट में मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच होने वाली लड़ाई में स्वयं पार्लियामेंट ने ही नारा दिया था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब अमेरिकी लोग, क्योंकि उन्हीं के भाई बिरादर थे, और उन्होंने वहां सुन लिया, इन बातों को सुना, और तुरंत इन बातों को उन्होंने ग्रहण कर लिया उन्हीं ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और उन्हीं पर यह बात लागू कर दी कि अगर आपको हम पर कर लगाना है तो प्रतिनिधित्व। लास्ट में हमने बताया कि इसने भविष्य में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। अब भारत में तुम देखोगे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसको उदारवादी नेता, जब उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में जब पहली बार एक आधुनिक राजनीति की शुरुआत की थी और ब्रिटिश अधिकारों की, भारत के अधिकारों की मांग उठाई थी, तो उन्होंने भी यही नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, आप हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, फिर हम पर कर लगाइए, ताकि हम अपने लोगों का निर्णय, हम अपने भविष्य का निर्णय, अपने लोगों के भविष्य का निर्णय हम स्वयं कर सकें। इस प्रकार से यह इसका अहम महत्व है। तो इसमें घटनाएं हुई हैं, मैं अपने स्टडी मेटेरियल में कुछ घटनाएं दे दी। देखो घटनाएं का कुछ जानना कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है कई बार, लेकिन घटनाओं को जोड़ेबार याद रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो जब घटनाओं की बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में घटनाओं का एक वेग आइडिया रहे, कम से कम एक कहानी जैसी कुछ चीज़ें रहें, कि ताकि अगर वो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन में हमको घटनाएं नहीं लिखनी पड़े, हमें किसी घटना का रेफरेंस देना होता, हाँ हमें उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़े। तो थोड़ा घटनाएं बता देते हैं। इन्होंने नारा दिया, ब्रिटिश लोगों ने इस पर अनसुना कर दिया, कुछ नहीं किया। बार बार ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रतिवेदन देने लगे। आप लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके दो सदन है, जो उच्च सदन है उसका नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और निम्न सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो आज तो तुम देखोगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो बहुत, मतलब भारतीय राज्यसभा की तुलना में भी कहीं मतलब पावरलेस हो चुका है, लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वह तो खैर हमारी लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उस समय हुआ ऐसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल था उस समय के लिए। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उन्होंने प्रतिवेदन दिया कि भाई 1765 के बाद जो भी कानून बनाए गए हैं अमेरिका के विषय में, उस कानून को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उन सबकी सुनवाई नहीं हुई। ग्रेनविले के बाद फिर रॉकिंघम की सरकार आई,
तो रॉकिंघम की सरकार ने चलो स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट को हटा दिया, परंतु उसने कह दिया कि लेकिन यह हमारा अधिकार बनता है कि हम अमेरिकी लोगों पर कर लगाए। उसको कहते हैं डिक्लेयरी एक्ट। अमेरिकी लोगों ने फिर उसका विरोध किया। अच्छा, रॉकिंघम की सरकार भी गए और तब एक सरकार आई जिसको बोलते हैं फिट की सरकार, जिसमें टाउनसेंड वित्त मंत्री था। तो टाउनसेंड ने सोचा कि चलो अमेरिकी लोग बार-बार जो मांग कर रहे, वह बाह्य कर का विरोध कर रहे, सॉरी आंतरिक कर का विरोध कर रहे, बाह्य कर पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, सीमा शुल्क पर आपत्ति नहीं है। तो उसने 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा दिए, जिसमें चाय, तंबाकू, रंग, धातु मुद्रा और एक कोई और आइटम था। अब अमेरिकी लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि नहीं, नहीं, आंतरिक कर क्या बाह्य कर लगाने का भी अधिकार नहीं। क्योंकि देखो, मुद्दा तो यहाँ है कि दोनों के बीच अब अमेरिका एक बनता हुआ राष्ट्र है। अब अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में आकार ले रहा है, वो अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं न कहीं संघर्ष का वो बहाना खोज रहा है। तो उसने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। अब कुछ समय के बाद फिर की सरकार गई, तो फिर आ गई लॉर्ड नॉर्थ की सरकार। और वहाँ पर जो शासक है, जिसको कहते हो किंग, वह ब्रिटिश किंग है उस समय, जॉर्ज तृतीय। तो जॉर्ज तृतीय अपना ऑटोक्रेटिक रूल को इस्टेब्लिश करना चाहता है। पार्लियामेंट के साथ भी सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें तो राजा के पास शक्ति होती थी। तो पार्लियामेंट एक तरफ अपने मोनार्की को भी टकरा रहा है, दूसरी तरफ वो अमेरिकी लोगों को भी शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो पार्लियामेंट दोहरी भूमिका। इन पार्लियामेंट में मध्य वर्ग का धीरे-धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है। जो कुलीन वर्ग है, वो कुलीन वर्ग तो कहीं न कहीं अमेरिकी लोगों से खफा है, लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग हैं ब्रिटेन में, वो अमेरिकी लोगों से सिम्पैथाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो डिमांड वो उठा रहे हैं। आप याद करिए, तो बल दीजिए जो आपको है, और आपने पीछे स्टडी मटेरियल को देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, जिसको हमने आपको मुक्त अर्थव्यवस्था या लेसेज फेयर की नीति बताई थी, और हमने बताया था कि एडम स्मिथ ने किस प्रकार से वाणिज्यवाद पर प्रहार किया। तो एडम स्मिथ एक मध्यवर्गीय चिंतक है, जिसने मुक्त व्यापार की नीति की मांग की थी और वाणिज्यवाद पर प्रहार किया था। अब अमेरिकी लोग भी जो वाणिज्यवाद पर प्रहार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ब्रिटिश मध्य वर्ग का डिमांड और अमेरिकी मध्य वर्ग का डिमांड तो आपस में मिल रहा है। तो ब्रिटिश मध्य वर्ग के लोगों की थोड़ी सिम्पैथी तो अमेरिकी मध्य वर्ग के साथ है, और वहाँ स्वतंत्रता का जो बिगुल है वो बजा रहे हैं मध्य वर्ग के लोग। इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस है। फिर अब लॉर्ड नॉर्थ की सरकार आई, तो उसने सभी प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय पर एक टैक्स बने रहने दिया। उसे लगा कि अगर चाय पर थोड़ा टैक्स नहीं लूँगा, तो फिर अमेरिकी लोगों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और भविष्य में और भी ज़्यादा वो हमसे गलत तरह की उम्मीदें रख सकते हैं। चाय पर टैक्स लगाए, जबकि चाय पर टैक्स लगाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने बिल्कुल ही अनुमति दी थी कि सीधा चाइना से चाय उठाकर अमेरिकी लोगों को सप्लाई दे। तो अमेरिकी लोगों को बड़ी सस्ती चाय मिल गई, इतना तक कि स्मगलर्स जो चाय लाते थे स्मगलिंग करके, उससे भी ज़्यादा सस्ती। लेकिन अमेरिकी लोगों का यहाँ तो मनसा कुछ और था। तो वहाँ के जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी और नेता थे, उन्हें लगा कि अगर कहीं लोगों को सस्ती चाय मिलती रही, तो लोग कहीं ऐसा न हो कि फिर ब्रिटेन के प्रभाव में आ जाए। तो उन्होंने एक कांड कर दिया। 3 ब्रिटिश जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक अमेरिका का मैसाचुसेट्स स्टेट के जो रीजन था, उसके बंदरगाह जिसका नाम था बोस्टन, उस पर 3 जहाज लगे हुए थे, और वह जहाज चायों की पेटियों से भरा हुआ था। तो कुछ तस्कर, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ नेतागण गए और जाकर उन्होंने उसमें से 340 पेटियाँ निकालकर समुद्र में फेंक दी। अब वो पेटियाँ जब समुद्र के पानी से मिला, तो आप समझ सकते हो पूरा का पूरा वहाँ समुद्र का पानी लाल हो गया। तो उसे नाम दिया गया बोस्टन की टी पार्टी। अब देखने में लगता है टी पार्टी कोई जलसा चल रहा होगा, परंतु ये